हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कैंपुर। तो वैसे तो मैं गेट के कंटेंट्स अपने चैनल पे डाल ही रही हूँ, लेकिन उसके अलावा मैंने सोचा क्यों ना हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लें, बिकॉज वी ऑल नो कि जब भी हमें किसी एग्जाम को क्रैक करना है तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं एक सीरीज ला रही हूँ ऑफ गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जिसमें मैं पिछले 4-5 साल के या फिर उससे भी ज़्यादा अगर हमें चाहिए तो मैं 10 साल तक के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगी। और हम साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करेंगे ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स। सो पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये पर्टिकुलर सीरीज जो है ये सीएस के स्टूडेंट्स के लिए है। आप एप्टीट्यूड के लिए बिल्कुल रेफर कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली मैं सी एस स्टूडेंट्स के लिए ही बना रही हूँ। सो आई होप आपको ये सीरीज पसंद आए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और हेल्पफुल लगता है, सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विद अदर्स। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं हर वीडियो में 10 क्वेश्चंस कवर करने वाली हूँ। सो इस वीडियो में जो हम 10 क्वेश्चंस ले रहे हैं वो सी एस सेट 1 2021 के हैं। ओके, so our first question: the ratio of boys to girls in a class is 7 to 3. Among the options below, an acceptable value for the total number of students in the class is. तो अब देखिए यहाँ पे समझिए, सबसे पहले ना आपको कंटेंट उठाना है फटाफट कि क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहली चीज जो गिवन दिख रही है वो ये है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशो गिवन है ना। अब बॉयज और गर्ल्स का रेशो मिल गया तो आप पहले इसको लिख लीजिए कि भाई अगर सपोज बॉयज 7 है तो गर्ल्स 3 होंगी, ये 7/3 का रेशो है उनके बीच का। अब आपको नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, और आपको पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे क्लास में अगर बॉयज और गर्ल्स का रेशो 7 to 3 का है। तो उस केस में आपने पढ़ा होगा ये चीज, हम जब भी हमारे पास कोई रेशो गिवन होता है तो हम हमेशा कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं, है ना। सो यहाँ पे भी आपको वही सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, टेकिंग कॉमन मल्टीपल। सो आई टेक कॉमन मल्टीपल एज एक्स। तो अगर बॉयज का रेशो 7 है और गर्ल्स का रेशो 3 है, सो इट विल बी 7x/3x। ओके, विच कैन बी रिटन एज, या फिर मैं कह सकती हूँ कि नंबर ऑफ बॉयज आर 7x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर 3x, बिकॉज x इज माई कॉमन मल्टीपल। x could be anything, we don't know, hence we have taken a variable. Now number of girls and number of boys together combined will give you the total number of students in the class, correct? तो 7x plus 3x will give you 10x। तो मतलब कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो 10 के मल्टीपल में होंगे। सो जैसा कि आपको क्वेश्चन ने पूछा है, एन एक्सेप्टेबल वैल्यू फॉर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज, इन ऑप्शंस में से एक्सेप्टेबल वैल्यू कौन सी होगी? वही वैल्यू होगी जो 10 की मल्टीपल होगी, बिकॉज हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो 10x मिल रहे हैं ना, मतलब 10 के मल्टीपल में। सो यहाँ पे 21 10 का मल्टीपल नहीं है, 37 भी नहीं है, 50 है। ओके, सो यस वी हैव गॉट द आंसर 50। दैट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 50। अब और एक चीज, कभी कभी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। हो सकता है दे आर नॉट आस्किंग आफ्टर दिस, लाइक आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल गए, उसके बाद मे बी दे आर आस्किंग फॉर सम मोर इन्फॉर्मेशन, मे बी दे आर आस्किंग फॉर द नंबर ऑफ गर्ल्स और द नंबर ऑफ बॉयज। सो क्वेश्चन प्रॉपरली रीड कीजिएगा, उसके बाद ऑप्शन पे टिक कीजिएगा। आप आधे में क्वेश्चन को समझ के ऑप्शन पे टिक मत कीजिएगा। सो फॉर एग्जाम्पल इफ दे आस्क फॉर नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास, सो सिंस यू नो कि टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं एंड 10x भी आपके पास है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 10x इक्वल टू 50 हो गया। सो x का वैल्यू क्या आ गया? 5। ओके, so after getting the value as 5 you can calculate the number of boys and number of girls. The number of boys will be 7 5s are 35, number of girls will be 3 5s are 50. So this is what you need to keep in mind in case if they ask. यहाँ पे उन्होंने बस acceptable value पूछी है। In case if they ask number of boys and number of girls, so you should be knowing how to find out. Let's move ahead with the next question. A polygon is convex if, polygon को convex कब कहा जाता है वो यहाँ पे इन्होंने बताया है। For every pair of points P and Q belonging to the polygon, the line segment PQ lies completely inside or on the polygon. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक पॉइंट P लेते हैं और हम एक पॉइंट Q लेते हैं, ठीक है, जो पॉलीगॉन को ही बिलोंग करता है, पॉलीगॉन पे ही होगा वो पॉइंट, और P और Q कहीं पे भी, मतलब ऑब्वियसली सपोज एक एक पॉइंट अगर P है दूसरा पॉइंट Q होगा, हमको उनको ज्वाइन करना है P और Q को। और जब हम P और Q को ज्वाइन करेंगे तो
जो पी और क्यू की जो लाइन सेगमेंट है, अगर वो पॉलीगॉन के बाहर चली गई तो दैट मीन्स इट इज नॉट अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। और अगर पी क्यू का जो लाइन सेगमेंट है वो पॉलीगॉन पे या फिर पॉलीगॉन के अंदर ही रहता है, सो वी कैन से दैट इट इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। सो अब हमें क्या करना है, हमें हर एक पॉइंट को जो दो पॉइंट्स है उनका कॉम्बिनेशन बना के कनेक्ट करना है और चेक करना है ऐसा कौन सा पॉलीगॉन है जिसमें द पी क्यू लाइन सेगमेंट इज कमिंग आउटसाइड द पॉलीगॉन। सो हम सबसे पहले मैं आप बी केस डिस्कस करते हैं। चलो बी केस, बिकॉज दैट इज सिंपल केस। यहाँ पे अगर मैं पहला पॉइंट टॉप पे ले रही हूँ, सेकेंड टू द लेफ्ट दैट इज क्यू, सो पी क्यू अगर मैं ऐसे ले रही हूँ तो भी इट इज कमिंग ऑन द पॉलीगॉन। if I'm taking on the right hand side, matlab P on the top and Q in the bottom right, so then again I'm getting PQ on the polygon when it comes to both the points downwards, तो bottom में भी PQ on the polygon ही आ रहा है। Same goes for C, कोई भी आप PQ कहीं पे भी दो पॉइंट्स ले लेंगे वो हमेशा आपके एजेस पे ही आएंगे, मतलब ऑन द पॉलीगॉन ही आएंगे। कमिंग टू डी, तो यहाँ पे अगर आप टॉप का लेते हैं पी और क्यू तो भी वो पॉलीगॉन पे आएगा। इफ यू टेक लेफ्ट साइड का पी और क्यू, सो इट विल कम ऑन द पॉलीगॉन। राइट साइड का पी और क्यू, इट विल कम ऑन द पॉलीगॉन बेस, सो इट विल ऑल्सो कम ऑन द पॉलीगॉन। अब अगर आप डायगोनल्स लेते हैं, जैसे कि आपका टॉप लेफ्ट आप टी लेते हैं और बॉटम राइट आप क्यू लेते हैं, तो उस केस में आपका जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो पॉलीगॉन के अंदर बनेगा, विच इज फाइन बिकॉज उन्होंने कहा ना कि या तो आपका लाइन सेगमेंट उस पर्टिकुलर पॉलीगॉन पे बनना चाहिए या उसके अंदर, देन इट कैन बी कंसिडर्ड एज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। सो दोनों ही केस में इट इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन। लाइक आप दूसरा डायगोनल भी कनेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो अंदर ही आ रहा है, इट इज नॉट कमिंग आउट, सो इट इज पॉसिबल, means it is a convex polygon. Now coming to the A option, मैंने इसको लास्ट में क्यों लिया, बिकॉज दिस इज द ऑप्शन दैट वी नीड टू टिक। वाई? बिकॉज चलो ठीक है, आप ऊपर वाला लाइन ले लेंगे P और Q, इट विल कनेक्ट, बाकी आप कोई डायगोनल लाइन भी ले लेंगे कनेक्ट। बस एक पॉइंट है जहां पे इट इज नॉट कनेक्टिंग, एक पॉइंट ऐसा है जहां पे पी क्यू सेगमेंट जो है वो आपका बाहर आएगा पॉलीगॉन के, एंड दैट इज द लेफ्ट मोस्ट पॉइंट। आप लेफ्ट दैट इज टॉप लेफ्ट और बॉटम लेफ्ट लेंगे, तो उस केस में व्हेन यू विल ट्राई टू कनेक्ट इट you will get a line segment PQ outside the polygon. That means this A polygon is actually not a convex polygon. Okay, so you need to be quick in this. मैं समझाने के लिए मैंने टाइम लिया, otherwise you need to be very quick in this. This is a very simple problem. So yeah, you got the answer, that is A. Now going to the third question. Okay, simple English का question है। Now you have to consider this following sentences. पहला है everybody in the class is prepared for the exam. Second is Babu invited Danish to his home because he enjoys playing chess. Now which of the following is the correct observation about the about two sentences? अब ऑप्शंस देखिए, देखिए ऑप्शंस में दो चीजें बोली जा रही है। फर्स्ट सेंटेंस के लिए पूछा जा रहा है कि वो ग्रामेटिकली करेक्ट है या इनकरेक्ट है ना, यही दो ऑप्शंस है फर्स्ट के लिए। सेकंड स्टेटमेंट के लिए पूछा जा रहा है कि वो एम्बिगियस है कि अनएम्बिगियस है। अब देखिए ग्रामेटिकली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इसके लिए आपको ग्रामर पे ध्यान देना पड़ेगा, बराबर से सारे वर्ब्स यूज किए गए हैं कि नहीं, नाउन प्रॉपर जगह पे है कि नहीं, ये सारी चीजें। ओके, पास्ट प्रेजेंट टेंस प्रॉपर यूज किया है कि नहीं। अनएम्बिगियस एंड एम्बिगियस स्टेटमेंट क्या होते हैं, जो आपको कंफ्यूज कर दें कि कौन से पर्सन के बारे में बात हो रही है या फिर कौन सी चीज के बारे में बात हो रही है। बेसिकली यू कैन ड्रॉ टू कंक्लूजन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, उसको हम कहेंगे टू और टू मोर देन टू कंक्लूजन, सो यू कैन कॉल इट एज एम्बिगियस स्टेटमेंट। तो अब हमारे पास जो पहला स्टेटमेंट है जो कि हमको चेक करना है कि ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं, देखते हैं। एवरीबडी इन द क्लास इज प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, yeah, this seems to be a correct statement. Coming to the second sentence, so you can see Babu invited Danish to his home because he enjoys playing chess. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बाबू ने दानिश को अपने घर पे बुलाया क्योंकि उसे चेस खेलना पसंद है, बिकॉज ही इंजॉयज प्लेइंग चेस। अब हु इंजॉयज प्लेइंग चेस, वेदर इट इज दानिश और बाबू, ये तो कंफ्यूजन हो गया ना, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है बाबू इनवाइटेड दानिश टू हिज होम बिकॉज ही इंजॉयज प्लेइंग चेस। नाउ हु इज ही, इज इट बाबू और दानिश? सो इट्स अ एम्बिगियस स्टेटमेंट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन आपका सेकंड स्टेटमेंट एम्बिगियस है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है यहाँ पे? C option, that is first is grammatically correct and second is ambiguous. Okay, moving ahead to the next question.
यहाँ पे एक सर्कुलर शीट ऑफ पेपर है, कहा गया इट इज फोल्डेड अलोंग द लाइंस इन द डायरेक्शन शोन। तो पहले तो राइट से लेफ्ट में फोल्ड किया उसको, देन राइट से लेफ्ट में फोल्ड करने के बाद उसे बॉटम से टॉप में फोल्ड किया। आफ्टर डूइंग दैट उसको पंच किया गया। तो पंच देखिए कैसा गया है, कैसा किया गया है वो आपको डायग्राम में दिख रहा है, विजिबल है। व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फाइंड आउट कि जब इसको वापस अनफोल्ड किया गया रिवर्स सीक्वेंस में, जैसे कि सिंस आपने इससे पहले टॉप किया तो आप पहले बॉटम करेंगे, बॉटम करने के बाद फिर राइट में ओपन कर देंगे, ठीक है। वो करने के बाद आपको एक्चुअल इमेज जो सर्कुलर शीट आपको कैसी दिखेगी ये आपको पता करना है। देखिए इसको पता करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। मैं आपको दो स्टेटमेंट्स बताऊंगी तो आप जो आपको ध्यान देना है, आपको यहाँ से दो ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी। पहला ऑब्जर्वेशन देखिए क्या है, वाई एक्सिस पे वो जो लाइन बनी हुई है दैट इज द रेक्टेंगल, द बार, इट इज लॉन्ग एज कंपेयर टू द बार प्रेजेंट ऑन द एक्स एक्सिस। पहली चीज, ओके, डिफरेंस क्या दिख गया आपको कि वाई एक्सिस पे जो बार है वो लॉन्ग है और एक्स एक्सिस पे जो बार है वो शॉर्ट है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं वाई एक्सिस पे कौन सा लॉन्ग बार वाला डायग्राम है। तो वी कैन सी ए एंड बी, है ना, वाई एक्सिस पे लॉन्ग बार वाला है, बिकॉज सी एंड डी में तो वाई एक्सिस पे शॉर्ट बार है, दैट विल नॉट गो, तो वो सी और डी तो निकाल ही दीजिए। अब ए और बी में से आपको फाइनल करना है कि कौन सा सही है। तो उसके लिए अब और एक ऑब्जर्वेशन मेरे पास है, वो क्या है, आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे जो आपका बार है वो वर्टिकल है, एज वाई एक्सिस पे जो आपका बार है वो हॉरिजॉन्टल है ना। तो अब ए और बी में देखिए वाई एक्सिस पे तो दोनों बार हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस को देखते हैं। एक्स एक्सिस पे जो बार है वो वर्टिकल होना चाहिए। तो ए में बार वर्टिकल है लेकिन बी में बार हॉरिजॉन्टल है, तो वी कैन डिस्कार्ड बी बिकॉज बी इज द रॉन्ग ऑप्शन, एज उसमें जो एक्स एक्सिस पे बार है वो हॉरिजॉन्टल है बट वी वांटेड वर्टिकल, राइट। सो दैट्स इट, यू गॉट योर आंसर, आंसर इज ऑप्शन ए। सो ये जो डायग्राम वाले क्वेश्चंस होते हैं इनको ऐसे ही ट्रिक से सॉल्व किया जाता है। ऑब्जर्वेशंस कीजिए, ऑब्जर्वेशंस को वन बाय वन प्लेस कीजिए और ऑप्शंस को इरेडिकेट कीजिए। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ डैश इज टू सर्जरी एज राइटर इज टू डैश, which one of the following options maintain a similar logical relation in the above sentence? ओके, तो यहाँ पे जैसे एक पर्टिकुलर सर्जरी करता है वैसे ही राइटर क्या करता है, तो ये पूछा है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखिए, जैसे डॉक्टर सर्जरी करता है वैसे राइटर बुक लिखता है। डॉक्टर डज सर्जरी, राइटर राइट्स बुक, है ना। बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट द वर्ब, द एक्शंस of the particular proper noun. Okay, so doctor is a proper noun which is doing a action, that is surgery, and writer जो है proper noun है जो एक action कर रहा है, वो क्या action करेगा, book लिखने का action करेगा, बराबर। यहाँ पे actions की बात हो रही है, so doctor is to surgery and writer is to book. You need to understand the relationship that it is describing over here. So that's how you will get to the conclusion and you can select answer C, that is option C, doctor and book. Moving ahead. Now, we have two rectangular sheets of paper M and N. ठीक है, और उनका dimensions है 6 centimeter क्रॉस 1 centimeter each. Sheet M is rolled to form an open cylinder by bringing the short edges of the sheet together. ओके, तो शॉर्ट एजेस मतलब कि 1 सेंटीमीटर वाला जो एज है उसको क्लोज में लाया गया और उसे बना दिया गया सिलेंडर। और दूसरा जो एन शीट है उसको इक्वल स्क्वायर पैचेस में कट किया गया है और उसे एक असेंबल किया गया है टू फॉर्म अ पॉसिबल क्लोज्ड क्यूब। ओके, तो 6 क्रॉस 1 सेंटीमीटर का जो डायमेंशन था उसको इक्वल पैचेस, स्क्वायर पैचेस में कट किया गया है, दैट इज इंपॉर्टेंट, और उसे फॉर्म किया गया है इन अ पॉसिबल क्लोज्ड क्यूब। So assuming the ends of the cylinder are closed, what you need to do is you need to find the ratio of the volume of the cylinder to that of the cube. तो जो एक तो सिलेंडर जो हमारे पास बना है एम शीट से और हमारे पास जो क्यूब बना है एन शीट से, उन दोनों का वॉल्यूम का रेशियो हमको कैलकुलेट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहली शीट आपको दिख रही है स्क्रीन पे एम, दूसरी शीट आपको दिख रही है एन, उनके डायमेंशंस दिख रहे हैं आपको। तो एम शीट को रोल करके शॉर्ट एज को रोल किया है, शॉर्ट एज को एक दूसरे से जोड़ा है, दैट इज 1 सेंटीमीटर को एक दूसरे से जोड़ा है, तो हमें मिला है सिलेंडर। ओके, तो सिलेंडर का डायमीटर क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, करेक्ट, बिकॉज हमने शॉर्ट एज को जोड़ा है
तो डायमीटर तो विल बी 6 सेंटीमीटर एंड उसकी हाइट हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। नाउ एंड शीट की बात करें तो सिंस उसको इक्वल स्क्वायर पैचेस में कट किया गया है और क्यूब बनाने के लिए, सो हर स्क्वायर पैच इक्वल है तो 6 सेंटीमीटर के स्क्वायर पैच को 6 पार्ट में कट कर सकते हैं। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। सो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। सिलेंडर का जो डायमीटर उसको हम सर्कमफेरेंस भी कहते हैं। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एंड 2 पाई आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। वाई, बिकॉज सिलेंडर का डायमीटर दैट इज सर्कमफेरेंस इज 6 सेंटीमीटर। फ्रॉम देयर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर दैट इज 3 upon pi and h will be 1. So substituting in the above equation, that is volume of cylinder, we will get pi into r ka 3 upon pi whole square into 1, which will give us pi into 9 by pi square into 1, and then pi will get cancelled. You will get 9 by pi as the volume of cylinder. Now finding out volume of cube. वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए सिंपली आपके पास फॉर्मूला है a क्यूब, सो 1 into 1 into 1, सिंस हर एक साइड्स का वैल्यू 1 ही है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 1, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 9 upon pi upon 1, that will give you 9 by pi. So your answer is option C, 9 by pi. Coming to the next question. Now यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रहा है जिसमें दो आइटम्स हैं, किसी का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, किसी का मार्क प्राइस दिया हुआ है, किसी का प्रॉफिट परसेंटेज और मार्क प्राइस दिया हुआ है। सो यू फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू फिल दिस टेबल प्रॉपरली. As soon as you fill this table, since you get all the values, you can find what is being asked in the question. So let's see. Details of prices of two items P and Q are presented in the above table. The ratio of cost of item P to cost of item Q is 3:4. This is an important data. Please note it down. P by Q, जो रेशो है पी और क्यू का दो आइटम्स का, वो 3/4 दिया हुआ है क्वेश्चन में. ओके, डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. अगेन एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच इज गिवन द क्वेश्चन इटसेल्फ कि अगर आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना है तो डिस्काउंट क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. जो एमआरपी प्रेजेंट आपको दिख रही है, एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस, बिकॉज ऑब्वियसली आप भी शॉप में जाते होंगे, देखते होंगे एमआरपी लिखी होती है लेकिन उतने ही एमआरपी पे लोग नहीं देते. एक एमआरपी प्राइस अलग होता है, बहुत लोग एमआरपी पे खरीद लेते हैं लेकिन कुछ लोग बार्गेनिंग करते हैं या फिर कभी कभी शॉपकीपर्स ही बस एमआरपी लगा के रखते हैं लेकिन कुछ कम प्राइस पे देते हैं. ओके, तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस विल गिव यू द डिस्काउंट दैट इज बीइंग गिवन बाय द शॉपकीपर टू द कस्टमर. द प्रॉफिट परसेंटेज इज कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट टू द कॉस्ट. तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला भी यहाँ पे दिया हुआ है. सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे हम लोग और डिवाइड बाय कॉस्ट कर देंगे, दैट इज डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, multiply by 100 will give you the profit percentage. Okay, now what you need to calculate, you need to find out the discount on item Q as a percentage of its mark price. Okay, तो item Q पे कितना डिस्काउंट मिला है एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स मार्क प्राइस, ये आपको कैलकुलेट करना है. कैसे कैलकुलेट करना है, ये दिस इज द लास्ट स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स मार्क प्राइस, ये वाला पार्ट, ये कभी कभी एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस हो सकता है, एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस हो सकता है. ये सब चीजों के लिए आपको एक सिंपल सी चीज लगानी जो मैं आपको बताऊंगी एंड में. तो फिलहाल के लिए लेट्स स्टार्ट बाय फाइंडिंग आउट फ्यू थिंग्स. सबसे पहले तो we know कि cost price of P upon cost price of Q is equal to 3/4. It is given the question, the ratio is given of P by Q items. उनका cost price का ratio is given. अब item P के लिए cost price already question में टेबल में दिया हुआ है, that is 5,400. तो जो आपका रेशियो है उसमें आप कॉस्ट प्राइस ऑफ पी को रिप्लेस कर सकते हैं बाय 5,400. यू विल गेट कॉस्ट प्राइस ऑफ क्यू. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट कॉस्ट प्राइस ऑफ क्यू दैट इज 7,200. तो देखिए अब आइटम क्यू के लिए आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज तो है ना, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करके आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं. करेक्ट, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी कॉस्ट तो प्रेजेंट है, आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज ही प्रेजेंट है, आपको बस सेलिंग प्राइस निकालना है. सो प्रॉफिट परसेंटेज 25, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है 7,200, अभी जस्ट आपने निकाला, डिवाइड बाय 7,200 into 100. सॉल्विंग इट फर्दर यू विल गेट 9,000 एज द सेलिंग प्राइस. अब सेलिंग प्राइस आपके पास मिल गया. देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था दैट यू नीड टू फाइंड आउट डिस्काउंट ऑन आइटम क्यू, है ना.
पहले उस पर ध्यान दीजिए, वो फर्स्ट स्टेटमेंट डिस्काउंट ऑन आइटम क्यू। तो डिस्काउंट निकालने के लिए देयर वाज अ फॉर्मूला गिवन इन द क्वेश्चन विच इज मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस आपको टेबल में दिया हुआ है 10,000, सेलिंग प्राइस आपने जस्ट कैलकुलेट किया 10,000 माइनस 9,000 दैट इज 1,000 इज योर डिस्काउंट। अब आपको डिस्काउंट निकालना है एज परसेंट ऑफ इट्स मार्क प्राइस, है ना, एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स मार्क प्राइस बोला है। दैट मीन्स आइटम क्यू का डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क प्राइस। अगर आपको बोला होता द डिस्काउंट ऑन आइटम क्यू एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, तो आइटम क्यू का डिस्काउंट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100 ऑब्वियसली, बिकॉज आपको परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे वही चीज है, 1,000 डिवाइड बाय 10,000, 10,000 इज द मार्क प्राइस ऑफ आइटम क्यू इनटू 100 विच विल गिव यू 10%। सो डिस्काउंट ऑन आइटम क्यू एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स मार्क प्राइस इज 10%। सो बी क्लियर अबाउट इट कि आपको अगर परसेंटेज में निकालना है तो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। So there are 5 bags each containing identical sets of 10 distinct chocolates. One chocolate is picked from each bag. The probability that at least 2 chocolates are identical is, so basically 5 bags हैं आपके पास और identical sets है चॉकलेट की, लेकिन 10 अलग अलग चॉकलेट्स हैं वो। तो अब आपको पता करना है कि वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि कम से कम 2 चॉकलेट आइडेंटिकल निकले, 2 चॉकलेट सेम निकले। देखिए कहा गया है कि 1 चॉकलेट इज पिक्ड फ्रॉम ईच बैग, मतलब कम से कम 2 चॉकलेट्स तो आइडेंटिकल हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब अगर मैंने पहले बैग से एक चॉकलेट निकाली, सेकेंड बैग से वही चॉकलेट निकली जो पहले बैग से निकली थी, थर्ड बैग से वही चॉकलेट निकली, फोर्थ बैग से वही चॉकलेट निकली, फिफ्थ बैग से वही चॉकलेट निकली, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। बट हमको ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने से बेटर है हम ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें कि वो क्या प्रोबेबिलिटी है जब हमको हर एक बैग से डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स मिलेंगे, मतलब अलग अलग चॉकलेट्स मिलेंगे। फर्स्ट बैग से अगर मैंने निकाली तो मतलब 10 में से कोई भी चॉकलेट मिले वो हमारे लिए डिफरेंट ही होगी, ठीक है। सो 10/10 हो जाएगा उसका वैल्यू। 10 में से कोई भी चॉकलेट मिली वी आर फाइन विद दैट, बिकॉज उसकी मतलब सेम आने की प्रोबेबिलिटी 0 है ना, यहाँ पे कोई चांसेस ही नहीं है कि सेम आए, बिकॉज हमने किसी से कंपैरिजन ही नहीं किया। तो फर्स्ट बैग के लिए तो 10/10 रहेगा। अब सेकेंड बैग के लिए आपको ये इंश्योर करना है कि फर्स्ट बैग की चॉकलेट है वो रिपीट ना हो, तो 9/10 प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि एक चॉकलेट जो पहले वाले बैग में थी वो हमने प्रोबेबिलिटी से निकाल दी कि वो नहीं आनी चाहिए। थर्ड बैग के लिए 8/10 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 10 चॉकलेट में से 8 चॉकलेट डिस्टिंक्ट है, 2 चॉकलेट सेम है क्योंकि वो पहले आ चुकी है फर्स्ट और सेकेंड बैग में। फोर्थ के लिए आपके पास 7 चॉकलेट जो है वो डिस्टिंक्ट रह जाएंगी, और फिफ्थ के लिए आपके पास 6 चॉकलेट जो डिस्टिंक्ट रह जाएंगी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ऑल डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स पहले हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं। सो 10/10 इंटू 9/10 इंटू 8/10 इंटू 7/10 इंटू 6/10, okay, which will give us the probability of drawing all distinct chocolates. Okay, after calculating the probability of drawing all distinct chocolates, हम क्या करेंगे, हम उनको 1 से माइनस कर देंगे, बिकॉज 1 इज द टोटल प्रोबेबिलिटी। ओके, तो 1 माइनस ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ऑल डिस्टिंक्ट चॉकलेट है वो करेंगे, तो हमको मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एटलीस्ट 2 चॉकलेट्स आइडेंटिकल। सो या दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट probability that at least 2 chocolates are identical. So when you will calculate, you will get answer as 0.6976, which is the option C. So your correct option is option C. Going ahead with the next question. अब ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स 1 and 2 and 2 कंक्लूजन्स। ओके, 2 स्टेटमेंट है, 2 कंक्लूजन है। तो आपको अबाउ स्टेटमेंट्स को देख के और उनके कंक्लूजन्स को देख के पता करना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज लॉजिकली करेक्ट। ओके, तो सबसे पहले हम जो स्टेटमेंट्स है उनके जो कंक्लूजन्स है तो उनके अकॉर्डिंग डायग्राम बना लेते हैं। तो स्टेटमेंट है पहला, ऑल बैक्टीरिया आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दूसरा स्टेटमेंट है कि ऑल पैथोजेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बैक्टीरिया भी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, पैथोजेंस भी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इसको समझने के लिए, सिंस जब भी आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन होता है, ट्राई टू मेक अ वेन डायग्राम। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है। पहला केस देखिए जो मैंने बनाया है वो ये है, सिंस हमें कहा गया है कि ऑल बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑल पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो एक बड़ा सेट होगा, ठीक है। अब उनमें 2 छोटे छोटे सेट्स आएंगे। तो अगर मैं कंसिडर करती हूँ पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेट तो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, वो तो टॉप पे रहने ही वाला है। अगर मैं कंसिडर करती हूँ कि बैक्टीरिया इज अ सबसेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पैथोजेंस इज अ सबसेट ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कि ये केस हो सकता है कि
सारे बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और सारे पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो सारे पैथोजेंस बैक्टीरिया भी होंगे। ओके, ये कंसिडर किया जा सकता है केस। उसके अलावा दूसरा केस क्या हो सकता है कि अलग अलग, मतलब दीज टू बैक्टीरिया इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, all bacteria are microorganisms, all pathogens are microorganisms, but no bacteria is pathogen or no pathogen is bacteria। ये वाला एक केस हो सकता है। तीसरा केस क्या हो सकता है कि all pathogens are microorganisms, all bacteria are microorganisms, pathogen is a subset of microorganism and bacteria is a subset of pathogen, which is indirectly a subset of microorganism also। Okay, but bacteria is a subset of pathogen, similar as to case 1 जिसमें pathogen was subset of bacteria। Okay, ये केस हो सकता है। या फिर अब केस 4 ले लेते हैं। वो क्या हो सकता है कि since all bacteria are microorganisms and all pathogens are microorganisms, but there may be a possibility that only some bacteria are pathogens and only some pathogens are bacteria। Okay, सो अब यहाँ पे हमने दो स्टेटमेंट्स के लिए 4 केसेस तो बना दिए। ओके, अब कंक्लूजन्स के द्वारा या फिर कंक्लूजन्स को यूज करके हमको पता करना है कि कौन सा डायग्राम इसमें से कंक्लूजन को काउंटर करता है, कंक्लूजन के अगेंस्ट कहता है। ओके, ये देखना है ताकि हमको पता चले कि कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा गलत। सो यहाँ पे कंक्लूजन 1 क्या कहता है, सम पैथोजेंस आर बैक्टीरिया। अब इसके लिए हम काउंटर ढूंढते हैं 4 केसेस में। कुछ पैथोजेंस बैक्टीरिया है, केस 1 में देखिए सारे ही पैथोजेंस बैक्टीरिया है ना, तो कुछ तो होंगे ही ऑब्वियसली। सो केस 1 होल्ड्स ट्रू और इट डज नॉट काउंटर कंक्लूजन 1। ठीक है, सेकेंड केस देखते हैं, सम पैथोजेंस आर बैक्टीरिया, नो। तो केस 2 में ये कंडीशन या फिर ये कंक्लूजन फॉल्स हो जाता है बिकॉज यहाँ पे नो पैथोजन इज अ बैक्टीरिया, करेक्ट। केस 3 की बात करें तो यहाँ पे यस सम पैथोजेंस आर बैक्टीरिया है ना, बिकॉज पैथोजेंस बैक्टीरिया जो है वो पैथोजन का सबसेट है, तो कुछ पैथोजेंस बैक्टीरिया हो सकते हैं ऑब्वियसली। कमिंग टू द फोर्थ केस, तो यहाँ पे भी देखिए कुछ पैथोजेंस आर बैक्टीरिया है ना, सम पैथोजेंस आर बैक्टीरिया दिखा रहा है बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कुछ बैक्टीरिया पैथोजेंस हो, कुछ पैथोजेंस बैक्टीरिया हो। सो केस 1, केस 3 एंड केस 4 कंक्लूजन 1 को सेटिस्फाई करता है। कमिंग टू कंक्लूजन 2, ऑल पैथोजेंस आर नॉट बैक्टीरिया। ठीक है, अब केस 1 को देखिए, यहाँ पे तो सारे ही पैथोजेंस बैक्टीरिया हैं और कंक्लूजन 2 कहता है कि सारे पैथोजेंस बैक्टीरिया नहीं है, तो केस 1 कंक्लूजन 2 को फॉल्सिफाई करता है, काउंटर करता है। केस 2 की बात करें, कहा गया है ऑल पैथोजेंस आर नॉट बैक्टीरिया, तो ये केस 2 जो है वो कंक्लूजन 2 को करेक्ट करता है कि हाँ भाई सही बात है, ऑल पैथोजेंस आर नॉट बैक्टीरिया। Coming to case 3, so it says some pathogens are bacteria, which counters the conclusion 2, जो कि कहता है कि सारे के सारे पैथोजेंस बैक्टीरिया नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे कुछ पैथोजेंस बैक्टीरिया है, तो केस 3 जो है वो काउंटर कर रहा है कंक्लूजन 2 को। केस 4 की बात करें तो ये कह रहा है ऑल पैथोजेंस आर नॉट बैक्टीरिया। सो केस 4 कहता है कि कुछ पैथोजेंस बैक्टीरिया है, लेकिन कंक्लूजन 2 है जो कह रहा है कि ऑल पैथोजेंस आर नॉट बैक्टीरिया, है ना। सो केस 4 कंक्लूजन 2 को काउंटर करता है। सो कंक्लूजन 2 के लिए देयर इज वन केस विच सपोर्ट्स कंक्लूजन 2। सो इस केस में कंक्लूजन 1 के लिए 3 सपोर्टर्स हैं, कंक्लूजन 2 के लिए भी एक सपोर्टर है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट विच सेज नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 इज करेक्ट, बिकॉज दोनों ही कंक्लूजन में चारों के सेटिस्फाई नहीं हो रही है दोनों ही कंक्लूजन के लिए। सो दैट इज वाई नीदर 1 नॉर 2 इज करेक्ट। Now coming to the last question of this video. Some people suggest anti-obesity measures such as displaying calorie information in restaurant menus. Such measures sidestep addressing the core problems that cause obesity, poverty and income inequality. Which one of the following statements summarizes the passage? तो अब इस पैसेज में आप समझ ही गए होंगे, कहा गया है कि कुछ पीपल ऐसा सजेस्ट करते हैं कि हमें एंटी ओबेसिटी मेजर्स यूज करने चाहिए, जैसे कि रेस्टोरेंट्स में जब भी आप कोई खाना डिस्प्ले करें तो जैसे उनके मेन्यूज में भी खाने के बाजू में कैलोरी कितना कंज्यूम करता है वो पर्टिकुलर खाना, वो डिस्प्ले होना चाहिए, बेसिकली कैलोरी काउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फूड। तो ये कुछ पीपल सजेस्ट करते हैं एज एन एंटी ओबेसिटी मेजर। सो ये कहा जा रहा है कि ये मेजर बस एक साइड स्टेप है, लोगों को डाइवर्ट करने का तरीका है फ्रॉम एड्रेसिंग द मेजर प्रॉब्लम्स, दैट इज पोवर्टी एंड इनकम इनइक्वालिटी।
तो ओबेसिटी का मेन रीजन दे आर ट्राइंग टू से इन दिस पर्टिकुलर पैसेज इज पॉवर्टी एंड इनकम इनक्वालिटी। तो कौन सा स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर पैसेज को समराइज करता है, ये आपसे पूछा है। द प्रपोज्ड AOM addresses the core problem that cause obesity. If obesity reduces, poverty will naturally reduce since obesity causes poverty. AOM are addressing the core problems and are likely to succeed. AOM are addressing the problem superficially. तो ये पैसेज क्या समराइज कर रहा है कि एंटी ओबेसिटी मेजर्स प्रॉब्लम को एड्रेस करने का एक सुपरफिशियल तरीका है ना, यही बताया जा रहा है इसमें। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट एज AOM आर एड्रेसिंग द प्रॉब्लम सुपरफिशियली। सो दैट वाज इट गाइस, 10 क्वेश्चंस। जल्दी मैं आगे के क्वेश्चंस के साथ भी आऊंगी। हर वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल and also share with others. Thank you so much.